देखते हैं आज क्या पढ़ लें। एनवायरनमेंट अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है ज्योग्राफी वगैरह में क्वेश्चन आ जाए, जनरल अवेयरनेस में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। देखो एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम पकड़ेंगे एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट मतलब होता है चारों ओर। बेसिकली इसका मतलब क्या निकल के आता है, जो हमारे चारों तरफ है, जो हमें घेर के रखे हुए, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट। हर चीज जो हमें घेरती है हमारे आसपास से, वो क्या है, एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इसमें क्या, कंपोनेंट्स या पर्यावरण के घटक, ठीक है। तो पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के होते हैं, 2। वो कौन कौन से, जैविक और, इंग्लिश में भी लिखेंगे इसको हम, इसको क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, और इसको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अब जिसमें जीवन होगा वो कैसे होंगे, जैविक होंगे। जिसमें जीवन नहीं होगा वो कैसे होंगे, अजैविक होंगे। अब जिसमें जीवन होता है वो 3 ही लोग होते हैं, एक तो होते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, दूसरे होते हैं उपभोक्ता, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर, और एक होते हैं अपघटक, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोज। तो जैविक में कितने आते हैं, 3। कौन कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। कृपया करके अपनी वाणी को विराम ना दें, बोलते रहें। अजैविक में कौन कौन से आएंगे, जिस पे जीवन नहीं है, डीडीटी, मृदा, जल, वायु, सारे, सॉइल हो गई आपकी, और वाटर हो गया, एयर हो गई। डीटी का फुल फॉर्म काफ़ी बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे। तो डीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे ना आपको, ना ऐसा नहीं होगा। पारुल बताओ डीटी का फुल फॉर्म, तुम बहुत बार पढ़ चुके, हमसे 2 बार 3 बार। गार्गी, प्रियंका, शोभित पटेल। ऑप्शन काय को दे दो, बता दें, ऐसा थोड़ी है। तुम सब लोग एक साथ हो गए, ऐसा नहीं खेल रहे, ऐसा नहीं खेल रहे ना। ऐसा तो है, वो तो हमें भी पता है, हैं? क्या है, ऑप्शन नहीं देना, ऐसा थोड़ी खेलेंगे। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन। इसका याद रखना, यहाँ पे फिनॉल नहीं होगा, फिनाइल होगा, ठीक है। ये क्लियर है। तो ये होते हैं जैविक और अजैविक घटक, ठीक है। अब मान लो हमारे पास हरा मार्कर नहीं है, आप नीले से मान लो, ये क्या है, पेड़ है, थैंक गॉड तुम्हें पता है, ठीक है। इस पेड़ को किसने खाया, जो भी आप कंफर्टेबल हो। बकरी को किसने खाया, इसको किसने खाया, जो भी एग्जाम्पल याद हो समझने के लिए, ठीक है। हमेशा हमेशा पहला खाने वाला कैसा होगा, ये कैसा होगा, हर्बीवोरस। सेकंड वाला सर्वाहारी होता है, बीच वाला हमेशा। और लास्ट वाला कैसा होता है, कार्निवोरस या फिर मांसाहारी। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या है, उपभोक्ता पहला, ये कौन है, और ये है
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी कहते हैं। उल्टा लिख दिया, क्या हो गया? अच्छा, कृपया करके, ठीक है, देखो कोई बात नहीं, होता है ना। ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा कैसा होगा? शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता हमेशा कैसा होगा? सर्वायु। टर्सरी कंज्यूमर हमेशा कैसा होगा? मांसाहारी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर एक इंसान आए जिनका नाम क्या था? लिंडमान। इनने बोला जब एनर्जी, भाई पेड़ के पास कुछ एनर्जी होगी, कि खाना बनाने का काम सिर्फ कौन करता है? पौधे। पौधे करते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन, प्लवक करते हैं, फंगस नहीं, एल्गी करती है, ठीक है। तीन ही लोग दुनिया में खाना बनाते हैं, पौधे, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन या प्लवक कहते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स खाना बनाएंगे तो कुछ एनर्जी होगी इसके पास, क्या ये अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा? नहीं दे देगा। तो इनने बोला जब पेड़ों से बकरी कुछ खाएगी उसमें एनर्जी जाएगी, वो सिर्फ कितनी जाएगी? 10%, और बाकी की 90% पेड़ जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कामों के लिए यूज करेगा। अब बकरी ने जो एनर्जी ली, इसकी 10% कहाँ जाएगी? डॉग में, और बाकी की 90% ये अपने कामों के लिए यूज करेगा। इसकी 10% कहाँ जाएगी? शेर में या लाइन में, और बाकी की 90% ये यूज करेगा। तो सिर्फ कितने % एनर्जी ट्रांसफर होती है? 10%। क्वेश्चन ये आएगा, एक लेवल से दूसरे लेवल में कितने % एनर्जी ट्रांसफर होती है? 10%। और ये 10% वाला नियम किसने दिया है? लिंडमान दिया। पहली बात। दूसरी चीज़ सुने, समझे, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट, ये जो चेन बनी है, एक से दूसरे में, दूसरे से इसमें, इससे इसमें, एक लीनियर लाइन चल रही है, लीनियर चेन है, एक ही टाइप की। इसी को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला। क्लियर? अगर हम इसमें और कुछ बना दें, और जो आपस में सब कुछ है उसको खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। इतना समझता है। ये हो गया लीनियर रिप्रेजेंटेशन, एक एल्गोरिथम के फॉर्म में, कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर इसी को हम डायग्राम के रूप में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें, हमेशा बेस पे कौन आएगा? प्लांट्स। फिर कौन आएगा? कंज्यूमर 1। फिर आएगा और लास्ट में यहाँ पे कौन आएंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या माना है? अपघटक माना है, इसलिए हमें भी क्या मानना है? अपघटक माना। और यही, इसको ही हम क्या कहते हैं? डायग्राम को पिरामिड। क्लियर? अगर आप एक लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या कहा जाएगा? खाद्य श्रृंखला, ठीक है। और इसी को आप डायग्राम से प्रेजेंट करेंगे तो इसको कहा जाएगा खाद्य पिरामिड, ठीक है। जिसमें प्लांट सबसे नीचे, आप देख रहे हो प्लांट के पास इतनी एनर्जी है, तो जब इससे दूसरे में ट्रांसफर हुई तो थोड़ी सी कम बची, और हुई तो और कम बची, और गई तो और कम बची, तो मतलब एनर्जी का ह्रास होता जाता है। क्लियर? अगर प्लांट के पास ही एनर्जी कम होगी तो खाने वाले को बिल्कुल कम मिलेगी, फिर तो लास्ट वाले तो मर ही जाएंगे। इसीलिए जो ऊर्जा का पिरामिड है, ये हमेशा कैसा बनता है? ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है। एक ही आता है ज़्यादातर, इसलिए हमने एक ही लिखवाया। क्लियर? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? होनी तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, और कुछ वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि ये तो हो गया एक पार्ट, ठीक है। सेकंड टॉपिक देखते हैं हम, अम्लीय वर्षा। इसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक रेनफॉल। हम डायरेक्टली क्वेश्चन निकालना है कि क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, ठीक है, पेपर में। क्लियर? एसिडिक रेनफॉल क्या होती है? भाई बारिश होगी,
और अगर आपके एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे बादल है, बारिश हो रही है, और बीच में कहीं पे कौन कौन सी गैस होंगी? ये तो SO2 होगी या फिर NO2 होगी। तो जब ये नीचे आएंगे इसके साथ में, तो इसको ही क्या कहा जाएगा? एसिडिक। तो मेनली इंडस्ट्रीज से कौन सी गैसेस निकलती हैं? SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई अभी? SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। और जब ये पानी के साथ या बरसात के साथ में नीचे आती है, तो नीचे आके इसको क्या कहते हैं? एसिडिक रेनफॉल। ये किस किस तरह से नुकसानदायक है? तो पहली बात, ये मिट्टी में एसिडिक नेचर बढ़ा देती है, मिट्टी में अम्लीयता को बढ़ा देती है। दूसरा, जो वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, जो भी है वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें भी एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इससे क्या, जो वाटर वाले एनिमल्स हैं, जलीय जीव जो हैं, वो प्रभावित होंगे? हाँ होंगे, तो वो भी नुकसानदायक। और तीसरा, इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो अभी हमसे पूछा जाता है वो ये है कि ताजमहल जो है, इस पे जो पत्थर लगे हैं उसका कलर कैसा हो रहा है? येलो हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? एसिडिक रेनफॉल है। और इसी को क्या कहा जाता है? स्टोन लेप्रेसी। स्टोन लेप्रेसी कहा जाता है। और ये एसिडिक रेनफॉल कारण क्यों है? क्योंकि आपको पता है मथुरा में ऑयल रिफाइनरीज फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, और उन्हीं से क्या निकलती है? SO2 और आगरा और मथुरा लगे हुए हैं, पता है। तो वहाँ से गैस जो है मतलब एटमॉस्फेयर में आ जाती है, बारिश के साथ ही गैस नीचे आती है, तो क्या करवाती है? एसिडिक रेनफॉल कराती है, इससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं। याद रखना है, SO2 सबसे ज़्यादा एसिडिक रेनफॉल करवाता है। इस बार UP में क्वेश्चन भी आया था। H2SO4, अब वो SO2 से तो मिलकर बना है H2SO4, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो वहाँ भी आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर लिख लेना चाहो तो वो कौन है? H2SO। इसीलिए हम बरसात का जो पहला पानी होता है, दूसरा पानी, उसको हम बैटरी में भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी में कौन सा एसिड डलता है? H2SO। और बरसात का जो पहला पानी होगा उसमें एसिडिक रेनफॉल की वजह से भी क्या होगा? इसीलिए हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? बैटरीज में करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, एसिडिक रेनफॉल हो गया एक टॉपिक। दूसरा देखो, कृत्रिम वर्षा, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन क्या होती है? तो भाई जिस टाइम पे बादल जो है उनके पास पानी होता है, लेकिन हर चीज़ की वजन उठाने की क्षमता, एक कैपेबिलिटी है कि भाई इतना वाटर सैचुरेटेड लेवल होता है कि हम इतना पानी तो होल्ड करके रख सकते हैं अपने पास। तो बादलों की भी कैपेसिटी होती है कि भाई इतना पानी तुम रख सकते हैं। जैसे ही पानी उससे ज़्यादा होता होगा वो बरस जाते होंगे, या किसी टकराने पे बरस जाते होंगे। अब जो क्लाउड्स हैं वो अपने सैचुरेटेड लेवल तक पहुँचे ही ना, तो क्या बरसेंगे? नहीं। हम कहाँ से 5 किलो वजन रख दें, तो क्या ज़िंदगी में कभी गिरोगे? नहीं, क्योंकि 5 किलो तो बहुत कम है। और अचानक से हम उस पर 50-100 किलो रख दें, माइट बी पॉसिबल कि आप गिर जाएंगे, ठीक है। वो यहाँ पे कृत्रिम वर्षा मतलब क्या है? जो अपने आप वर्षा ना हो रही हो उसको हम करवाएं। और इसको हम क्या करवाते हैं? स्प्रे करवाते हैं। हम क्या करते हैं? स्प्रे। स्प्रे करवाते हैं किससे? हेलीकॉप्टर से। अजीब सा ही बन गया थोड़ा सा, पता नहीं क्या। देखो, इससे क्या करवाते हैं? स्प्रे करवाते हैं। और ये स्प्रे किसका होता है? वो क्वेश्चन आएगा। या तो ये होता है सोडियम सिल्वर आयोडाइड का, या फिर ये होगा पोटेशियम। ये दो ही क्वेश्चन बनेंगे कि कृत्रिम वर्षा में हम किसका यूज़ करते हैं। तो कृत्रिम वर्षा में हम किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर आयोडाइड और या फिर पोटेशियम। और सिल्वर मतलब होता है चांदी। सोचो चांदी की वर्षा हो रही है, कितनी महंगी पड़ती होगी
है ना। लेकिन जहाँ पे बारिश नहीं हो रही वहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी चांदी से भी ज़्यादा महंगा है, बेसिक चीज़ है यहाँ पे तो, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा ईर्षा द्वेष कुछ हो बोला क्या समझा दो। पिरामिड वाइज क्वेश्चन ये आएगा कि कितने परसेंट ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में, 10%, है ना। या फिर खाद्य जाल को रिप्रेजेंट करने का डायग्राम वाला तरीका क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है। 10% वाला नियम किसने दिया, लिंडमान ने दिया। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। या पिरामिड में सबसे नीचे कौन होते हैं, पिरामिड में सबसे उच्च स्तर पे कौन होते हैं। अगर आप घटक नहीं होंगे तो आप मासाइल आगे आ जाएंगे, क्लियर। यहाँ तक अब चाहो तो फोटो ले लो और कोई सही फोटो ले ले तो हमें भी ग्रुप पे सेंड कर देना। इसमें किसी को डाउट है नहीं है, मजाक की बात है। इतने अच्छे से लिखो फिर मिटा दो। कितना अच्छा लगता है कलरफुल बोर्ड। आओ, हमारे एक सर थे इन्वायरमेंटल स्टडीज के, इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था इन्वायरमेंटल स्टडीज। काफ़ी एजेड थे वो, मेरे हिसाब से 50-55 प्लस ही होंगे, ज़्यादा ही होंगे हो सकता है। वो डायग्राम बनाते थे इसी का पिरामिड वगैरह का, वो इतना ज़्यादा माइन्यूट चीज़ों को मेंशन करते थे ना उसमें, वो प्रॉपर हर चीज़ बनाते थे, इतना अच्छा डायग्राम, और चौक से कलरफुल चौक लेके आते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। चलो देखो नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन, जो चीज़ जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे तो पॉल्यूशन है। जिस तुम्हें किसी शादी में नहीं होना चाहिए तुम हो, जैसे कि इंजीनियरिंग लड़के होते ही हैं, किसी की शादी में खाना खाने पहुँच जाते हैं, किसी की बारात में नाचने पहुँच जाते हैं गाड़ी रोक के। हाँ नहीं बताएंगे नहीं। हाँ यार 3 इडियट देखी है हमने, बस है काफ़ी अच्छी है। डांस किया है हम लोगों ने गाड़ी से उतर के, ऐसे गाड़ी जा रहा है किसी की बाजी नहीं पता किसकी है, 4-5 दोस्त उतर के डांस करने लगे, फिर बैठ के वापस चले गए, हो गया ठीक है। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ योर डे, ठीक है ना। यही बातें तो याद रहती हैं। तुम कहोगे कि पता, मान लो जैसे आपके अब जब ग्रैंड सन हो जाएंगे, जो भी है ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी जो भी है ना, तो क्या बताओ कि हमें पता टेट में 119 नंबर लाए थे। ये कहोगे कि हम उधर की गाड़ी से नाचते थे, खुद ही सोचो, है ना। पता हमने पेट की स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करी थी, ये तो कोई नहीं बताने वाला, है ना। तो बस ठीक है, देखो ऐसा होता है। पॉल्यूशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जैसे कि वायु में या एयर में, है ना, गैसेज हैं जो हार्मफुल है वो नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पे हैं तो वो क्या करेंगी, पॉल्यूशन। प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, फर्टिलाइजर्स हैं, सीवेज वाटर है, ये सारी चीज़ें हैं, क्या इनको नदियों में होना चाहिए, डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हैं तो पॉल्यूशन है। बहुत ज़्यादा तेज आवाज़, है ना, या किसी चीज़ का साउंड या स्पीकर वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें क्या जस्ट कान के बगल में होनी चाहिए, नहीं चाहिए, वहाँ पे हैं तो पॉल्यूशन है। दैट इज सो कॉल्ड पॉल्यूशन, ठीक है। अनयूजफुल थिंग्स जहाँ पे होंगी वहाँ पे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन बताते हैं हम कैसे आते हैं। पहला आएगा वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। देखिए एयर पॉल्यूशन क्या होता है भाई, एयर में किसी भी किसका होना, अनयूजफुल थिंग, या फिर इसको कहते हैं यूजलेस। अनयूजफुल को कुछ भी लिख लो आप, जो भी लिखा मिले, ठीक है। इस चीज़ का एयर में होना क्या कहलाता है, एयर पॉल्यूशन कहलाता है। अब एयर पॉल्यूशन में ये यूजलेस थिंग्स कैसे कैसे हो सकती हैं, तो गैस के फॉर्म में होंगी या फिर पीएम, और ये पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तुमको वायु प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी गैसें जो एयर पॉल्यूशन करती हैं, CO2, SO2, NO2, CO, CFC, स्मोक, NH3, ये सारी गैसेस क्या करती हैं, एयर पॉल्यूशन करती हैं, ठीक है। इनके बारे में समझेंगे अभी। पीएम में होता है PM10+, PM10-, PM2.5। सबसे ज़्यादा ख़राब कौन सा है, क्योंकि ये आपके ब्लड तक पहुंच जाता है और वहाँ पर लेकर जाके चोक करता है, दिक्कत आती है आपको, ठीक है। समझना है कुछ कुछ गैसेस के बारे में। ये जो CO गैस है,
ये कहाँ से निकलती है? एक तो फ्यूल से, और दूसरा ये क्वेश्चन आने के चांस सबसे होते हैं कि हीटर से कौन सी गैस निकलती है? CO। इसीलिए कभी भी बंद कमरे में हीटर जलाने से किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है। रीज़न क्या है कि उस कमरे में ऑक्सीजन की जगह पे किसका अमाउंट बढ़ जाएगा? CO का। और CO का अमाउंट बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में ले जाता है वो अब ऑक्सीजन को ना ले जाके किसको ले जाएगा? CO को ले जाएगा। और जब CO को ले जाएगा तो भाई इंसान की दम घुटने से इंसान की डेथ हो जाएगी। ऐसा होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा ग्लोबल वार्मिंग का, यही समझ लेंगे हम। पहले थोड़ा सा देखते हैं वो CO2 होगा। SO2 M2 इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, ठीक है। CFC रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह से होता है। स्मोक के बारे में हम समझेंगे स्पेसिफिक, ठीक है। ये सब चीज़ें देखता हूँ। क्या बता रहे थे? हाँ, यहाँ पर देख ही लो, बता दे रहा है। CO2 के बारे में समझते पहले। सॉरी, एक तो ये कैसी है? सबसे भारी गैस है, हैवीएस्ट गैस है, ठीक है। और हैवीएस्ट गैस होने की वजह से क्या होता है? जैसे मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर कौन सी लेयर आ जाती है? ये किसकी लेयर है? CO2। क्योंकि जो भारी गैस होगी वो पृथ्वी के पास में रहेगी, जो हल्की होगी वो पृथ्वी से, भाई जो चीज़ों का वेट कम होगा वो ऊपर रहेंगी, जिसका वेट ज़्यादा होगा वो नीचे रहेंगी, जिसकी वजह से CO2 कहाँ होती है? पृथ्वी के पास में ही होती है। और मान लो क्या यहाँ पे क्या है? सन है। सन से रेडिएशन आ रही है और CO2 क्या करती है? रेडिएशन को ट्रैप करती है। ट्रैप करती है तो रोकती है। रोकती कैसे है कि रेडिएशन अर्थ तक तो आ जाएंगे, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ही वापस जाएंगी तो CO2 इसको वापस नहीं आती, तो ये कहाँ जाती है? वापस अंदर आती है। और इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को क्या कहते हैं हम? हरित गृह प्रभाव। क्लियर? तो सनरेज का पृथ्वी पर रुक जाना किसकी वजह से? कुछ हैवी गैसेस की वजह से। उसको क्या कहा जाता है? हरित गैस प्रभाव। और जो गैसेस इसको रोकती हैं उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। भाई इस फिनोमेना को क्या, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो गैसेस हैं जो सन की रेडिएशन को वापस जाने से रोकती हैं वो क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। अब कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं? तो CO2 है, CFC है, CH4 है, और सबसे ज़्यादा वाटर वेपर या जलवाष्प। क्लियर है? सुनना, सन रेडिएशंस पृथ्वी पे आई और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वापस नहीं जा पा रही हैं, एक तो इनकी सनलाइट जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, रुक जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो गैसेस इस सनलाइट को रोकने का काम करती है उसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब अगर सनलाइट यहाँ रुकेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। इस टेम्परेचर बढ़ने को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम कहते हैं वैश्विक ताप। तीनों टर्म समझ में आए? सनलाइट का ट्रैप हो जाना, बाहर ना जा पाना, फिनोमेना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो गैसेस ये काम करती हैं उसको कहते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेस। और इससे जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर? विल शो यू समथिंग। कृपया करके अपना फ़ोन चालू करें, उसमें फ्रंट पेज पे ही एक वेदर नाम का ऑप्शन आ रहा होगा। वेदर आ रहा है? आ रहा है? तो कहीं साइड में आ रहा होगा। अरे किसी बगल वाले की में आ रहा होगा, उसकी में देख लो की बात है। वेदर आ रहा है, वेदर में फोरकास्ट आ रहा है पूरा आज का, यही फोरकास्ट आ रहा है। किसी भी एक पे क्लिक कर दो, AQI लिख के आ रहा होगा कहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस पर क्लिक करें। इसमें देखो सारी चीज़ आ रही है मिल के। एक सेकेंड देखो, ना 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 ये नहीं, ये AQI लिखा है। AQI लिख के यार, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उस पर
PM 2.5 और क्या है लिखा है, क्या क्या है? आपकी एयर की क्वालिटी कैसी है देख लो आप, CO2 कितनी है, SO2 कितनी है, NO2 कितनी है एयर में, एयर में। और PM मतलब जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे से धूल के कण होते हैं, वो किस किस साइज के कितने, ये साइज है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, और इसका साइज अगर 10 से ज़्यादा है तो कितने हैं वो पार्टिकल, 10 से कम है वो कितने पार्टिकल, 2.5 है कितने पार्टिकल है, 10 से ज़्यादा होगा तो ये रेस्पिरेशन में अगर नोज सांस लोगे तो ये अंदर नहीं जा पाता, तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन कहीं दिक्कत तो देगा थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन 10- जो है ये सांस लेने से अंदर चला जाता है और लंग्स तक पहुंच जाता है, तो एल्वेलाई को चोक करेगा। और ये 2.5 है, ये ब्लड में भी मिल जाता है, तो ब्लड में मिलेगा तो सेल्स लग जाएगा, तो वहाँ पे आपको नुकसान करेगा। तो ये सारी चीज़ें, डस्ट पार्टिकल की साइज कितना है, धूल कितनी है यहाँ पे आसपास, एयर की क्वालिटी कैसी है, तो AQ आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये जो संस्था जो संस्था है ये बताती है, उसका नाम क्या है, सफर, सिस्टम फॉर एयर फोरकास्ट, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, ठीक है। ये समझ में आया, इसमें किसी को समस्या परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखो, वायु प्रदूषण हो गया एक, सेकंड देखो ध्वनि प्रदूषण, एक कहते हैं साउंड, नॉइज पॉल्यूशन। इसमें एकमात्र क्वेश्चन है जो बनता है वो ये है कि ध्वनि प्रदूषण को हम किससे नापते हैं, किससे नापते हैं, D से। किस किस की वजह से होता है, स्पीकर, वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी फटने से बहुत आवाज आती है, कितनी आती है, लगभग 192 डेसिबल की, बहुत होती है। ह्यूमन रेंज कितनी होती है सुनने की, मतलब इंसान कितनी को आराम सुन सकता है, दैट इज 35 to 45 dB। 50 तक भी चले जाओ तो नॉर्मल, WHO के अकॉर्डिंग अलग है, साइंस अलग मानता है, ठीक है, ऐसा है, दोनों चीज़ें क्लियर है। तो क्वेश्चन एक बार आता है कि ध्वनि प्रदूषण का सूचक नहीं, ध्वनि प्रदूषण को हम किस में नापते हैं, मेजर किससे करते हैं, डेसिबल में करते हैं। स्पीकर है, वोल्केनिज्म है, DJ वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, इन सब से क्या होता है आपका होता है। इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं हमें, तो इससे हमें इरिटेशन हो सकता है, जो कि होता ही है ना। दूसरी बात, इससे हार्ट अटैक आ सकता है, समझ रहे हो, ज़्यादा होने से। प्लस इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम अभी, दैट इज ग्रीन मफलर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन आता है, वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक कौन होते हैं, इंडिकेटर कौन है इसके, तो वो कौन होते हैं, लाइकेन इंडिकेट करते हैं कि वायु प्रदूषण कितना है। याद रखना दो चीजें, ये दोनों आती हैं। वायु प्रदूषण सूचक कौन है, लाइकेन। और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रीन मफलर का। ग्रीन मफलर का मतलब क्या है, हरे पत्तियों को अपने कान में बांधना। अरे ये होता है, ऐसा होता है कि हाईवे पे देखा होगा, रोड के बीच में जो लेन बनी हुई है एक अलग से, जिसपे कुछ प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की स्कीम है कि उस पर हम आयुर्वेदिक पौधे लगाएं। तो उससे क्या होगा, एक तो आसपास के जो एरिया है उसमें थोड़ा सा मेडिसिन का इफेक्ट रहेगा, प्रभाव रहेगा, दूसरा ग्रीन मफलर का भी काम होगा। और पेड़ आप जानते हो नॉइस को सोखने का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। प्लस लाइट का जो है भाई, एक साइड से गाड़ी आ रही है, यहाँ से आ रही, यहाँ की लाइट सामने वाले की आंखों में ना जाए, उसमें भी आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ग्रीन मफलर ये किस संबंधित है, मेनली नॉइज से। और लाइकेन किसके सूचक होते हैं, वायु। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं है तो फोटो ले लें, समझ में आया। एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आप कभी गए होगे अगर, तो पहले क्या था, जो आसपास दोनों तब बीच में प्लेन रोड बना हुआ है, एक्सप्रेस बना हुआ है, साइड से प्लेन एरिया नहीं होके स्लोपी एरिया होता है, उस पर मिट्टी डली हुई है वहाँ पे। तो पहले क्या थी, अभी ट्रक व्रक निकले तो मिट्टी क्या हुई, बैठ गई बरसात की वजह से,
तो वो रोड जो है वो नीचे बैठ गया, ऐसा हुआ। अब उनने सही काम किया है क्या कि उस मिट्टी पे क्या लगा दी, छोटे छोटे से प्लांट्स लगा दिए, पौधे लगा दिए, घास लगा दी मेनली। और वो घास क्या करती है, घास में जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, और रूट्स क्या करती हैं, मिट्टी को बांधने का, होल्ड करने का, टाइट करने का काम करती हैं। तो मिट्टी जब होल्ड करके रखेंगी, जड़ें बांध के रखेंगी, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, वेदरिंग नहीं होगी, सारी चीज़ नहीं होगी, तो मिट्टी खिसकेगी नहीं, इसलिए रोड भी नहीं बैठेगा। ये काम पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन ना इनोवेशन चक्कर में बाद में करवाया गया। तो यहाँ पे हर चीज़ बनने के बाद ही याद आती है, तो चले कल रोड बना, अब याद है, अरे यार लो यार इसमें पाइपलाइन डालना तो अपन भूल ही गए, एक काम करो फिर से उखाड़ो इसको, तो बेस्ट चलता है ये चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आज कंप्लीट करेंगे कुछ भी हो जाए एनवायरनमेंट को, ताकि बाकी टाइम हमें मिल जाए ज्योग्राफी के लिए, उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आओ आप कौन सा आएगा, वाटर पॉल्यूशन। चलो भाई, वाटर पॉल्यूशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण। देखो, जल प्रदूषण क्या होता है, जल में किसी भी यूजलेस चीज का पाया जाना। जैसे कि कौन कौन सी यूजलेस चीज हो सकती हैं, प्लास्टिक हो सकती है, और पॉलीथीन हो सकती है, और फर्टिलाइजर, और गटर का पानी, सीवेज वाटर हो सकता है। ये सारी चीज़ हो सकती है। पानी क्या होना चाहिए, डायरेक्टली डंप नहीं होना चाहिए, फिल्टर करके आप उसको फिर भी छोड़ सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट बच जाएंगी, ठीक है। जैसे कि जो कहीं आपने देखा भी होगा, जैसे किसी नाले का पानी है ना, जैसे मान लो ये नाला निकला हुआ है, ऐसे आ रहा है पीछे से, ठीक है, और इसका पानी यहाँ पर नदी बह रही है, इसमें डंप करवाया जा रहा है, तो आप देखते हो यहाँ पे जाल लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि कम से कम जो सॉलिड वेस्ट है, पॉलीथीन वगैरह, वो सब इस जाल से रुक जाएगा, तो पानी पानी ही जाएगा, फिर भी अच्छी ठीक है, बट स्टिल और भी चीज़ें हो सकती हैं ज़्यादा अच्छी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इन चीज़ों से होता क्या है, इनसे आप होता है पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन, और ये सब चीज़ें प्रेजेंट होने से ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऑक्सीजन का अमाउंट अगर पानी में कम होगा तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव जो हैं, वो प्रभावित होंगे, हाँ होंगे, और इसी चीज़ को हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, 3 वर्ड निकल के आते हैं, एक तो आता है DO, एक आता है BOD, और एक आता है, इसको हम कहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन, ठीक है, हिंदी में भी लिखेंगे अपन इसको। इसको हम कहते हैं घुलित ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग, और इसको हम कहते हैं रासायनिक ऑक्सीजन मांग। क्लियर? समझते हैं DO, BOD, COD क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले तो आएगा क्वेश्चन यही कि निम्न में से कौन है जो जल प्रदूषण नहीं फैलाता या फैलाता है। पहला क्वेश्चन तो देख लेना आप, 4 ऑप्शन होंगे, 3 तो पहुंच जाएंगे, इनमें से कोई होगा, एक अलग से होगा, है ना, तो ये हो जाएगा। दूसरा सुनेंगे अपन क्या कि वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट कौन करता है, बताओ। जल प्रदूषण सूचक कौन है, तो वो होता है BOD, ठीक है। अब सुनना क्या है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मतलब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। पानी में एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन होनी चाहिए, अगर पानी में जिस पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन होनी चाहिए वही क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, घुलित। पानी में जिस मात्रा में ऑक्सीजन घुले हुए रूप में होना चाहिए दैट इज नोन एज डिसॉल्व ऑक्सीजन। लेकिन अब इन फैक्टर्स की वजह से ऑक्सीजन के लेवल में क्या हुई, कमी। अब इस कमी को पूरा करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो क्या है, फिर सुनना, पानी में जो ऑक्सीजन होनी चाहिए वो क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन। लेकिन प्लास्टिक, पॉलीथीन, फर्टिलाइजर, सीवेज, है ना, या किसी की और फैक्टर की वजह से अगर पानी का ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है
तो उस ऑक्सीजन को अमाउंट को पूरा करने के लिए हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वही क्या है, BOD। तो अच्छा एक चीज़ और है भाई, जितनी कमी होगी उतनी तो बढ़ानी है हमें। तो जितना थोड़ा कम होगा उतना पॉल्यूशन कम है, जितना ज़्यादा कम होगा उतना पॉल्यूशन ज़्यादा है। जितनी BOD ज़्यादा चाहिए होगी उतना पॉल्यूशन ज़्यादा, जितना BOD कम चाहिए होगा उतना पॉल्यूशन कम है। तो पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट कौन करता है, BOD। जबकि पानी में कितना ऑक्सीजन इसको कौन बताता है, जितना होना चाहिए वो क्या है, DO। अब आता है COD। क्या सिर्फ इन्हीं फैक्टर की वजह से पानी में कमी आई है? भाई कुछ सड़े गले पत्ते वगैरह जो है, डिग्रेडेबल हैं, कांच वगैरह भी होगा, प्लास्टिक वगैरह भी होगा। अब आप सुनना, किसी भी तरह के पदार्थ के अपघटन के लिए हमें जो ऑक्सीजन पानी में चाहिए वो क्या है भाई, हमें कोई प्रोसेस करवानी होती है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। आपके स्टमक में, सॉरी आपकी बॉडी में सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज था, उसमें ऑक्सीजन चाहिए था, तभी तो कंबशन होगा, तभी तो खाना जलेगा, तभी तो क्या होगा, एनर्जी मिलेगी हमें, है ना। पानी में बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, ये सब चीज़ें। क्या इनके अपघटन के लिए पानी में ऑक्सीजन कुछ मात्रा चाहिए होगी हमें? तो किसी भी प्रकार के अपघटन के लिए, सिर्फ जैविक ना हो, चाहे वो जैविक हो, और प्लास्टिक कैसा है, अजैविक। पत्तियां कैसी हैं, जैविक है। खाना जो है खराब हो चुका वो कैसा है, जैविक है। लेकिन जो प्लास्टिक है, कांच है, पॉलिथीन, ये सब कैसे हैं, अजैविक है। तो किसी भी प्रकार के पदार्थ के अपघटन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो क्या है, COD। सिर्फ जैविक पदार्थ के अपघटन के लिए चाहिए वो क्या है, BOD। और जो पानी में होना चाहिए वो क्या है, DO। इनमें से वाटर पॉल्यूशन इंडिकेट कौन करता है? समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है? फिर सुन लेना एक बार, लास्ट बार, है ना। पानी में जितने ऑक्सीजन होनी चाहिए वो है प्रेजेंट, तो वो क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, जलीय जीव जो हैं, वो अपना ऑक्सीजन पानी में लेते हैं तो ले पाएँ, यूज़ कर पाएँ उसको पहला। लेकिन कुछ फैक्टर की वजह से ऑक्सीजन के लेवल में जो कमी आई, उस कमी को पूरा करने के लिए हमें अब जो ऑक्सीजन चाहिए, डिमांड जो ऑक्सीजन की, वो क्या है, BOD। और किसी भी तरह के पदार्थ के, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक हो, अगर हमें किसी भी तरह के पदार्थ के अपघटन के लिए जिस ऑक्सीजन लेवल की आवश्यकता है वो क्या है, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है? तो यही 3 फैक्टर्स आएंगे, मेनली 3 आते हैं। सॉरी, ऐसा कुछ डिपेंड करता है ना कितना पॉल्यूशन है, बताया तो आपको, ये डिपेंड करता है। ये तो 0.8 होता है, ठीक है। और ये होता है जितनी लेवल की कमी आई होगी उसके अकॉर्डिंग। कम लेवल है तो भाई पॉल्यूशन कम है थोड़ा सा, ज़्यादा ऑक्सीजन में कमी है तो पॉल्यूशन ज़्यादा, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं। वाटर पॉल्यूशन हो गया, अब क्या बचा? सॉइल पॉल्यूशन भी वही होता है, फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करना, जो चीज़ की आवश्यकता नहीं सॉइल में वो बुलाए जा रहे हो, है ना, तो होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। आजकल केंद्र बने हुए हैं, मृदा केंद्र जो हैं वो, वहाँ पे आप पहले सॉइल को चेक करवाएं कि उसमें किस चीज़ की आवश्यकता है। पहले जिंक की आवश्यकता नहीं तो भी जिंक डाले जा रहे हो जबरदस्ती का, है ना। तो जिस चीज़ की वहाँ पे आवश्यकता हो उस चीज़ का यूज़ करें, ऐसे कुछ भी ना मिलाते ना, दैट इज़ सॉइल पॉल्यूशन। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से ज़मीन कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है, ठीक है, ऐसा फर्टिलिटी कम हो जाती है ज़मीन की। ये था पॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट। नहीं याद करना, कुछ फुल फॉर्म है जो आते रहते हैं। LPG का फुल फॉर्म क्या है, बोलते हो तो याद हो जाएगा, कुछ नहीं, लिक्विफाइड, नहीं कोई बात नहीं, आप फोटो ले लो, बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, कोई बात नहीं, होता है। देख रहा है तुमसे छोटे स्टूडेंट, तुम्हारे जूनियर तुम्हें मजे ले रहा है यार, कुछ ऐसा कैसा चलेगा। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट आता है, क्या आता है, बायो डायवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं जैव, बातें ना करें कृपया करके। देखो बायोडायवर्सिटी क्या है कि भाई एक प्लांट दूसरे प्लांट से अलग हो सकता है। प्लांट किंगडम जो है वो एनिमल किंगडम से अलग है, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से अलग है। एक ही स्पीसीज में कई सारी वैराइटीज होती हैं, डॉग की अलग अलग वैराइटीज हैं, लेब्राडोर है, पग है, बहुत सारे हैं, ठीक है, जर्मन शेफर्ड है, स्ट्रीट है, जो भी आपके पास हो, आई डोंट नो, ठीक है, जो भी है। तो ये सारी डिफरेंसेस ही क्या कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। क्लियर। जैव विविधता के फायदे क्या क्या हैं? एक तो सोर्स ऑफ इनकम ठीक हो जाता है इससे, लकड़ी वगैरह अलग अलग प्रकार की है, उसका यूज़ भी अलग अलग है। फर्नीचर में आ रही कुछ यूज़, है ना, कुछ चंदन वगैरह कॉस्मेटिक वगैरह में यूज़ हो रही कुछ चीज़ें, है ना, सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट सेकंड थिंग इज हमें नंबर ऑफ क्या मिलते हैं, दवाइयाँ भी मिल जाती हैं।
भाई प्लांट जितने प्रकार के होंगे दवाइयाँ भी उन सब प्रकार की बन जाएंगी। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? एक क्वेश्चन आता है, जब हम इक्वेटर से कहाँ की ओर जाएंगे? पोल्स की ओर, तो बायोडायवर्सिटी क्या करेगी? जैव विविधता कैसी होगी? और इसका उल्टा कर दो, पोल से इक्वेटर की ओर जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इक्वेटर पे लगभग डेली बारिश होती है। जहाँ बारिश होगी वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, वहाँ पे खाने वाले ज़्यादा होंगे, यहाँ पे खाने वाले पेड़ पौधे दोनों ज़्यादा हैं, वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होगी। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होती है। बायोडायवर्सिटी नाम का वर्ड किसने यूज़ किया था? जो ये वर्ड यूज़ किया था बायोडायवर्सिटी, किसने किया था? रोजेन ने। जबकि फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी कौन है? तो ये है एडवर्ड विल्सन। क्लियर है भाई? अब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं हमें, जानवर हैं, सुना वैसे यहाँ पे बायोडायवर्सिटी, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे वाटर वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगा, ऊपर जाने पे कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो बारिश ज़्यादा होगी। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे, यहाँ प्लांट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे एनिमल्स भी ज़्यादा। और जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ज़्यादा हैं, क्या वहाँ पे प्लांट्स को काटने वाले या पौधों को काटने वाले और वहाँ पे एनिमल्स को मारने वाले लोग ज़्यादा नहीं होंगे? अच्छा, तो हमें संरक्षण कंजर्वेशन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। इसीलिए बात है सन 2002 की, जब क्या आया? CBD, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। और इसके तहत हमने सोचा कि हमें क्या करना है? कंजर्वेशन देना है किस किस को? बायोडायवर्सिटी को। हम कितने हिसाब से देंगे? दो प्रकार से। कैसे कैसे? स्वस्थाने और अपस्थाने। इसको हम कहते हैं इन सिटू, इसको हम कहते हैं एक्स सिटू। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो और देख लेना। नेशनल पार्क किस में आते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों किस में आते हैं? स्वस्थाने में। जबकि जू, चिड़ियाघर हो गया, बोटेनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान हो गए, ये दोनों किस में आते हैं? अपस्थान। क्लियर? स्वस्थाने वो होते हैं जहाँ पे पौधों और जानवरों को उन्हीं के स्थान पर संरक्षण दिया जाता है, तो वो क्या होता है? स्वस्थाने। जब हम पौधों को और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को उनके स्थान से शिफ्ट करके कहीं और कंजर्वेशन देते हैं, कहीं और संरक्षण, तो उसको कहते हैं हम अपस्थाने कहते हैं। समझ आया? इसी को हम कहते हैं, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, आर्द्र भूमि। बोर्ड पे देखें, आर्द्र भूमि क्या होते हैं? मार्शी लैंड। मतलब क्या होते हैं? दलदली क्षेत्र होता है, पहली बात। ठीक है? यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है क्या? नॉट एग्रीकल्चर, फार्मिंग होती है क्या? यहाँ पे फार्मिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, और इसी की वजह से यहाँ पे कंजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? और इसी चीज़ से कंजर्वेशन के लिए क्या हुआ? 2 फरवरी 1971 में, कहाँ पर? रामसर में। और रामसर कहाँ है? ईरान में। ईरान का एक शहर का नाम है रामसर। वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, क्या हम इन आर्द्रभूमि क्षेत्रों को क्या देंगे? कंजर्वेशन देंगे। ठीक है? इसीलिए उसको क्या कहा गया? रामसर। इसलिए इसको हम कहते हैं रामसर। क्वेश्चन आएगा, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में। और तारीख क्या थी?
2 फरवरी। अब 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए हम वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? इंडिया ने इसमें इंडिया इसका मेंबर कब बना? 1982 में भारत ने इसकी क्या ली? सदस्यता ली। क्लियर? और जो पहली साइट बनाई गई थी, फर्स्ट साइट, ये कब बनाई गई थी इंडिया में? 1980। मतलब पहली साइट पहले बना दी गई थी, इंडिया ने पार्टिसिपेट बाद में किया। और ये कौन सी थी? चिल्का लेक। दो चीज याद रखिए, रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रामसर कहाँ है? ईरान में। कब हुआ था? 1971। डेट क्या थी? 2 फरवरी। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी। क्लियर है यहाँ तक? और इंडिया ने सदस्यता कब ली? 82। पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का लेक। कब बनाई गई? 1981 में। जितने भी वेटलैंड इंडिया में हैं सारे के सारे रामसर के अंडर नहीं आते। भाई इंडिया मान लो 100 हैं, लेकिन जो रामसर के अंडर 50 मान लो आते हैं अगर, तो उनकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक भी करेगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी के आपके हैं वो आपके हैं, वो आप करो, उसको संरक्षण दो, ठीक है। ऐसा होता है, इतना याद कर लोगे काफ़ी है, ठीक है। इसकी फोटो लेना हो तो ले लो। अच्छा, अपने आप हो गया था ही, चालू नहीं किया था हमने। हाँ, ध्यान नहीं दिया। देखो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या क्या पढ़ना है कि कौन से काम कहाँ पे किस लेयर पे हो रहे हैं, ये बाबा, ठीक है। सबसे पहले भाई ये अर्थ है, अर्थ के सबसे पास में कौन सा है? शोभमंडल। इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम कहते हैं, अरे मध्यमंडल लिखाई है, मीजो, फिर आता है आयन मंडल, इसको हम कहते हैं आइनोस्फीयर, फिर आता है एक्सो, इसको हम कहते हैं बाह्य मंडल। 5, ठीक है भाई। ये अगर 0 है तो ये कहाँ तक जाएगा? क्या है? ओजोन लेयर। देखो इसी में लिख दे रहा हूं। क्षोभ मंडल सबसे नीचे मंडल कौन सा है? या पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा है? क्षोभ। पृथ्वी से दूसरा कौन सा है? समताप। पृथ्वी से तीसरा। चौथा पृथ्वी सबसे दूर, सूर्य से सबसे पास, सूर्य से सबसे दूर क्षोभ मंडल। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये वाला पार्ट। क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? एक तो मौसम संबंधी, मतलब सारे और सीजनल जो इवेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में। पहला ऊपर से ये कैसा है? पहला मंडल है कहाँ से? पृथ्वी से, ठीक है। और इसमें हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है, ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम हो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम समताप मंडल। क्वेश्चन आएगा ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? कहाँ से कहाँ तक? 15 से 18, कहीं 18 से 22 भी लिखा होगा तो भी सही है, ठीक है। 22 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस ओजोन लेयर का काम क्या है? एक तो एब्जॉर्प्शन का और दूसरा रिफ्लेक्शन का।
मतलब ये अवशोषित करती है प्लस परावर्तित करती है, और किसको? यूवी रेज, सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्यमंडल के बारे में। देखते हैं हम मध्यमंडल कैसा है। सबसे गर्म नहीं, सबसे ठंडा मंडल है। कौन सा? मध्यमंडल, पहली बात। दूसरी बात आया क्वेश्चन के उल्का पिंड जलकर राख। ठीक है, तो जो मेटेराइट्स होते हैं वो कहाँ पे आके बर्न आउट हो जाते हैं, जल जाते हैं, राख हो जाते हैं? मध्य मंडल या मीजो स्फीयर में। नेक्स्ट, इसी में एक और लिख लेना, इसी को हम क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार भी हमें कहाँ दिखाई देते हैं? टूटता तारा कहाँ दिखाई देता है? मध्य मंडल में। आयन मंडल में रेडियो सिग्नल्स या स्टेशन। क्वेश्चन आएगा पहला कि आयंस कहाँ पाए जाते हैं? आयन मंडल में पाए जाते हैं। रेडियो किरणें कहाँ से वापस लौटती हैं? आयन मंडल से। रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए थे? आयन मंडल में। ठीक है, सबसे बाहरी या आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है? बाह्य मंडल। नेक्स्ट देखना, एक अलग से पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, सबसे गर्म मंडल। सबसे गर्म मंडल कौन सा है? ताप। जो लिखा है यही क्वेश्चन आते हैं सारे से। पहला बात सुनना, पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी सबसे दूर कौन सा है? समताप मंडल। या पृथ्वी से ऊपर जाने पे दूसरा मंडल कौन सा है? समताप। तीसरा मध्य, चौथा आयन, पांचवा बाय। पृथ्वी सबसे दूर बाय, पृथ्वी सबसे नजदीक, पृथ्वी से पहला क्षोभ, सूरज सबसे नजदीक बाय, सूरज सबसे दूर क्षोभ। क्लियर? मौसम जो इवेंट होते हैं, सीजनल इवेंट जो होते हैं, बादल बनना, बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना, सारी चीजें ये सब कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। क्लियर है? पहला। दूसरा, हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम होता है यहाँ पे, तो कंडेंसेशन प्रोसेस सारी चीज़ों में। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पे। या वो कौन सी लेयर है जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है और प्लस एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित और परावर्तित? समताप मंडल में ओजोन लेयर। ठीक है, दोनों काम। प्लस एरोप्लेन्स भी कहाँ उड़ाए जाते हैं? प्लस एयरप्लेन्स कहाँ उड़ाए जाते हैं? हवाई जहाज समताप मंडल। क्लियर? सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? मध्य में। ठंडा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कण नहीं पाया, तो कण नहीं पाया जाएगा तो सनलाइट रुकेगी, सनलाइट रुकेगी नहीं तो सनलाइट से एनर्जी नहीं बढ़ेगी, एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो यहाँ ठंडा रहेगा। इसलिए सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल। तारे कहाँ टूटते हैं या शूटिंग स्टार कहाँ पाए जाते हैं? मध्य मंडल। उल्का पिंड जो आते हैं वो कहाँ पे आग जल के राख हो जाते हैं? मध्य मंडल तक आते आते राख हो जाते हैं। आयंस कहाँ पाए जाते हैं? आयन मंडल में। रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल में। रेडियो सिग्नल्स कहाँ से वापस आते हैं? आयन मंडल से। सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? वायुमंडल। लेकिन सबसे गर्म लेयर कौन सी है? तापमान। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे क्वेश्चन अगर आपको बनते हैं तो आप इसका भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? इसकी फोटो लेनी है, ले लो। ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट। मेजर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। प्रमुख कृषि क्रांतियां। प्रमुख कृषि क्रांतियां। प्रमुख कृषि क्रांतियां पता होगा आपने कौन कौन सी होती हैं? पहले नाम बताओ फिर लिखवा रहे। हरित क्रांति, और बताओ। श्वेत क्रांति, और बताएं। लाल क्रांति, और भूरी
और बताएं। और बताएं। सिल्वर को क्या कहते हैं? इनके नाम याद रखने हैं आपको। कौन सी? इंद्रधनुष क्रांति वो सबके लिए, अमृत क्रांति नदियों के लिए। चलो देखो, हरित क्रांति किससे संबंधित है? मेनली वीट या फिर मेनली इसके प्रोडक्शन से। हरित क्रांति नामक शब्द किसने दिया? विलियम, काफी गलत है, एस गॉड ने। हरित क्रांति के जनक कौन है? फादर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये है MS स्वामीनाथन। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, श्वेत क्रांति किस संबंधित है? मिल्क या फिर दूध से। कब स्टार्ट करवाई गई? 1970। मेन एरिया कौन सा था? गुजरात। क्लियर? वर्गीस कुरियन का नाम आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें, लाल क्रांति किससे है? टमाटर से। भूरी क्रांति किससे है? भूरी क्रांति है फर्टिलाइजर से या गोल क्रांति किससे है? आलू या फिर पोटैटो। कुछ भी। अंडा कहाँ से आ गया? अंडा कुछ भी अपने मन से बताया जा रहा है। अंडा जत में आता है। अंडा गुलाबी कहाँ होता है? मीट का होता है। सुनहरी किससे है? फ्रूट से है सुनहरा। पीली किससे है? तिलहन से या फिर तेल से। गुलाबी किससे है? मीट। अच्छा, गुलाबी का क्या बोलता? अंडा बोल रहे थे। अंडा मीट में कहाँ आता है? कुछ भी। अब अंडा शाकाहारी या मांसाहारी वो नहीं जाओ। रजत किससे होता है? हाँ, जबरदस्ती में चाहे कुछ, एग या फिर अंडा। और नीली किससे है? मछली। वो कौन सी मछली? क्लियर है? नाम कलर याद नहीं आ रहा मैं। देखना, बादामी, बादामी मसालों से। यस। देखो, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन, लाल क्रांति रेड, भूरी क्रांति ब्राउन, गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति गोल्ड। ठीक है, पीली क्रांति येलो, गुलाबी क्रांति पिंक, नीली क्रांति ब्लू और रजत क्रांति सिल्वर। इंग्लिश वाले सुन लेना, जी था। और याद है ना, हरित क्रांति जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन इंडिया का पूछा है स्पेसिफिकली तो कौन होंगे? MS स्वामीनाथन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखो, अलग अलग जगह लिखना है। यहाँ पे हमें कुछ क्या पढ़ने हैं? रोग। और ये रोग किससे होते हैं? प्रदूषण से आ जाता है। एक सुना होगा आपने मिनीमाटा, एक सुना होगा आपने इटाई, एक सुना होगा आपने
एक सुना होगा आपने, मिनीमाटा किससे होता है? पारा या फिर मर्क्यूरी। हेटाइटाई किससे होता है? कैडमियम से। ब्लू हेवी सिंड्रोम नाइट्रेट से। और ब्लैक फुट आर्सेनिक से। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, एनवायरमेंटल मूवमेंट, पर्यावरण आंदोलन। आ रहा है? हाँ, समझ भी ठीक ही आ रहा है। देखो नेक्स्ट, पर्यावरण आंदोलन में कौन कौन सा आएगा? फिर आएगा शांत घाटी, एक है एपिको आंदोलन, ठीक है। और कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तरुण भारत संघ, ठीक है। चिपको आंदोलन कब आया? 1973। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड के चमोली गांव से। चिपको आंदोलन के जनक कौन है? सुंदर लाल बहुगुणा, याद रखना, ठीक है। शांत घाटी कब आया था? 1978। एपिको कब आया था? 1983। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट है बहुत, आने के चांसेस हैं पूरे। कब आया था? 1986, है ना। और एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं हम? 5 जून को। तरुण भारत संघ कब आया था? 1986। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? इसी में आप और ऐड कर लो लास्ट आज का, और एनवायरनमेंट कंप्लीट है। ये क्या है? मेजर प्रोजेक्ट, किससे रिलेटेड? एनिमल्स से। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, सेकंड है प्रोजेक्ट लायन, थर्ड है प्रोजेक्ट एलिगेटर, मतलब होता है घड़ियाल। लायन हो गया शेर और टाइगर हो गया बाघ। फोर्थ है प्रोजेक्ट एलिफेंट। फिफ्थ है प्रोजेक्ट रेड पांडा। और देखो सिक्स्थ है वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973। प्रोजेक्ट लायन कब आया था? 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी कब आया था? 1972। एलिगेटर कब आया? 1975। लायन कब आया? सॉरी एलिफेंट 1992। और रेड पांडा कब आया? ये थी आपकी पूरी एनवायरनमेंट की क्लास। और इससे आपको गारंटी है बहुत सारे टॉपिक जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिलेंगे। और अगर वर्तमान में और कुछ पढ़ना है, आपको मन करे कि एनवायरनमेंट में कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं, तो वो सिर्फ 2-3 चीज़ें देख के आना कि
जो सम्मेलन हुए हैं इस बार वो कब कहाँ हुए हैं, तो करंट अफेयर क्वेश्चन बन जाएगा पहला। दूसरी, इस बार जो थीम थी वो क्या थी, वेटलैंड डे की थीम क्या थी, अर्थ डे की थीम क्या थी, वाटर डे की थीम क्या थी, एनवायरमेंटल डे की थीम क्या थी, ये थीम्स देख के जाना है। प्लस शीट हम दे देंगे इसकी, तो आप वो दिन याद कर लें किस दिन कौन सा दिवस पड़ता है, डेज कौन से कब पड़ते हैं वो। प्लस इस बार जो भी सम्मेलन हुए, प्रोटोकॉल्स हुए, वो कहाँ पे किस देश में हुई है, ये आपसे खुद से करना है, ये हम ट्राई करेंगे। और कल हम ट्राई करेंगे कि जो भी करंट के इवेंट्स हैं, लाइक वर्तमान में कौन किस पद पे है, यूपीएससी चेयरमैन कौन है, इलेक्शन कमीशन कौन है, कमिश्नर कौन है अभी, ठीक है, वो सारे क्रम लिस्ट बना के लेके आएंगे, तो कल हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको, या हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से देख लेना, कोई भी कर लेना आप, ठीक है। और साथ में हम ट्राई करेंगे थीम्स जो आई हैं ना इस साल, वो सारी की सारी थीम्स भी हम आपको लिखवा दें। इन्वायरमेंट में आप इतना पढ़ लेंगे, मोर देन इनफ है, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करें। मेरी साइड से इतना हो सकता था वो हमने। थैंक यू।